गलतियां तो हम सब करते हैं, लेकिन कभी कभार छोटी से छोटी भूल भी करोड़ों या अरबों का नुकसान करवाने का दम रखती है। पार्ट 1 और पार्ट 2 से आगे बढ़ते हुए आज हम आपको दिखाने वाले हैं ऐसी ही और भी गलतियां जिनसे होने वाले भारी भरकम नुकसान के बारे में सुनकर आपके होश एकदम से फाख्ता हो जाएंगे। ननफंगालो पुल हुआ धाराशायी। ननफंगालो ब्रिज एक आर्क ब्रिज था जो ताइवान के ननफंगाओ फिशिंग हार्बर के दो तटों को आपस में जोड़ता था। 460 फीट लंबाई वाला ये स्ट्रक्चर 1 अक्टूबर 2019 वाले दिन बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एक ऑयल टैंकर बेचारा मजे से पुल क्रॉस कर रहा था, तभी पूरा का पूरा पुल अचानक से ऐंठ कर 60 फीट नीचे पानी में जा गिरा। टैंकर को देखकर लग रहा था कि वो बाल बाल बचकर निकल जाएगा, पर वो भी पुल के साथ ही पानी में समा गया। पुल के नीचे खड़ी 3 शिपिंग बोट्स ऊपर से गिरते हुए टनों स्टील और कंक्रीट के बोझ तले चकनाचूर हो गई और करीब 500 से ज्यादा बोट्स बाहर निकलने का रास्ता न होने के कारण हार्बर में फंस गई। इस हादसे में करीब 6 फिशरमैन मारे गए और 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पर जल्दी ही हादसे में होने वाले नुकसान का आंकड़ा कई गुना ज्यादा बढ़ने वाला था। ये पुल अभी सिर्फ 20 साल ही पुराना था, जिसके चलते इसके धाराशायी होने के कारणों का पता लगाने के लिए एक जांच गठित की गई। पहले तो लोगों ने तेज हवाओं और इलाकों में कुछ दिन पहले आने वाले टाइफून से होने वाली तेज बारिश को इसका जिम्मेदार ठहराया, पर जल्दी ही खुलासा हुआ कि इस हादसे की पटरेखा तो पिछले कई सालों से तैयार हो रही थी। पुल के जोड़ों में साल दर साल बारिश और खारा पानी रिसकर भरने के कारण मेटल में पूरी तरह से जंग लग चुकी थी और कुछ जगहों पर स्टील केबल इतनी बुरी तरह से सड़ चुकी थी कि काटने पर पता चला उनका केवल 22% हिस्सा ही काम कर रहा था। और तो और पिछले 4 साल से इस पुल का किसी भी प्रकार का निरीक्षण न किया जाना सोने पर सुहागा साबित हुआ और सामने आया कि ब्रिज का खराब प्रबंधन ही रेगुलर इंस्पेक्शन न होने का जिम्मेदार था, जो उस भयानक हादसे की वजह भी बना। इस एक्सीडेंट के कारण सरकार को कुल $1,60,000 का मुआवजा देना पड़ा और नए पुल के निर्माण में आंखों में आंसू ला देने वाला $16.8 मिलियन का खर्चा आया। पर यह खर्चा जल्दी ही $29.3 मिलियन तक पहुंच गया, क्योंकि नए पुल में पुराने से कहीं ज्यादा सेफ्टी फीचर लगाए जाने थे ताकि इस तरह का हादसा भविष्य में दोबारा कभी ना हो। डिजास्टर की बात चली है तो याद करा दूं कि नीचे मौजूद लाइक और सब्सक्राइब बटन को जोर से ठोकना बिल्कुल ना भूलें। तो कहां थे हम? हबल का मिरर हुआ टेढ़ा। अप्रैल 1990 में जब दशकों की प्लानिंग और मेहनत के बाद विश्व विख्यात हबल टेलीस्कोप अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया, तो उस वक्त के हिसाब से उसकी कीमत $150 करोड़ के लगभग थी। यह टेलीस्कोप दूर अंतरिक्ष में स्थित तारों और गैलेक्सीज की तस्वीर लेने के लिए बनाया गया था। बस एक ही दिक्कत आ रही थी, वो ये कि हबल की तस्वीरें थोड़ी धुंधली सी नजर आ रही थी, मानो कैमरा से नहीं बल्कि किसी टोस्टर से ली गई हों। नासा ने पड़ताल में पाया कि टेलीस्कोप का 7.8 फीट साइज वाला मेन मिरर का शेप असल में थोड़ा गड़बड़ है। उस मिरर को पर्किन एल्मेर कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी ने बनाया था और उन्होंने अपनी जांच में पाया कि मिरर बनाने वाली मशीन में थोड़ा सा कैलिब्रेशन एरर था। बता दें कि परफेक्ट पैराबोलिक आकार और बेहद हल्के फुल्के वजन वाले किसी विशालकाय मिरर को बनाना कोई इतना आसान काम नहीं है। सबसे पहले बोरोसिलिकेट कांच के छोटे छोटे टुकड़ों को एक सांचे पर 1 हफ्ते तक पिघलाया जाता है। फिर करीब 3 महीने तक कांच को गोल गोल घुमाकर 1200 डिग्री सेल्सियस से 650 डिग्री सेल्सियस के तापमान तक ठंडा किया जाता है और अंत में 20 नैनोमीटर एक्यूरेसी के लिए जबरदस्त पॉलिश की जाती है, जिसे पूरे होने में 2 साल का समय लग सकता है। लेकिन इस स्टेज पर आकर मिरर में कैलिब्रेशन एरर होने का मतलब था कि हबल का ये मिरर महज बाल की मोटाई के 50वें हिस्से के बराबर ही इधर उधर था। आपको ये एरर भले ही मामूली सी लग रही हो, पर $150 करोड़ खर्च करने वाली नासा इससे जरा भी खुश नहीं थी। अंतरिक्ष में मिरर को रिप्लेस करना तो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल साबित होता। सो नासा ने हबल के लिए एक करेक्टिव लेंस बनाने की ठानी, बिल्कुल जैसे लोगों के लिए नजर के चश्मे बनाए जाते हैं। स्पेस टेलीस्कोप एक्सियल रिप्लेसमेंट या शॉर्ट में कोस्टार को एक दूसरे अभियान के जरिए 1993 में अंतरिक्ष में भेजकर इंस्टॉल किया गया था। महज एक छोटी सी गलती के चलते कोस्टार को विकसित करना पड़ा, जिसके कारण प्रोजेक्ट की कीमत पूरे 5 करोड़ बढ़ गई। लेकिन उसके बाद हबल द्वारा ली जाने वाली तस्वीरें इतनी साफ हो गईं, लगा मानो कि उस गलती को सुधारने में खर्च होने वाली सारी की सारी रकम पूरी तरह से वसूल हो गई। NOAA सैटेलाइट जमीन पे ही दुर्घटनाग्रस्त हुई। साल 2003 में लॉकहीड मार्टिन स्पेस सिस्टम कंपनी के एक बहुत ही महंगे और इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट में भारी गड़बड़ी हो गई। नासा ने कंपनी को NOAA के लिए प्राइम वेदर सैटेलाइट बनाने के $233 मिलियन पर पीस का ठेका दिया
और वो सैटेलाइट बहुत सारे हाई टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंट से लदी हुई थी। लेकिन जब कंपनी के वर्कर उस सैटेलाइट को बड़े ध्यान से हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ला रहे थे, तभी कुछ गड़बड़ हो गई और पूरा का पूरा ढांचा 3 फीट नीचे जमीन पर आ गिरा। सैटेलाइट में मौजूद नाजुक इंस्ट्रूमेंट को जबरदस्त नुकसान हुआ और दुर्घटना की तह तक पहुंचने के लिए एक फुल इंक्वायरी गठित की गई। पाया गया कि ब्रिलियंट टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स की मौजूदगी के बावजूद पूरी की पूरी फैसिलिटी में प्रोसीजर को लेकर जरा भी डिसिप्लिन का माहौल नहीं था। पता चला कि जब सैटेलाइट की टर्नओवर काट गोदाम में रखी थी तो किसी टेक्नीशियन ने एडॉप्टर प्लेट को पकड़े रखने वाले 24 नट निकाल दिए और मेंटेनेंस लॉग में उसकी कोई भी एंट्री नहीं की। कार्ट को ले जाने वाली टीम ने सैटेलाइट मूव करने से पहले बोल्ट्स पर ध्यान नहीं दिया और महज एक झटके में $10 लाख का सत्यानाश हो गया। लॉकहीड मार्टिन को प्रोजेक्ट में होने वाले मुनाफे से इस नुकसान की भरपाई करनी पड़ी, लेकिन सरकार ने हाथ बटाया और दोनों ने मिलकर $135 मिलियन का भारी भरकम रिपेयर बिल कैसे भी करके झेल लिया। अगर मुझे कभी ऐसा भारी भरकम बिल चुकाना पड़ जाए ना, तो मेरी तो उसी पल खड़े खड़े जान निकल जाएगी भाई। करोड़ों के बिटकॉइन गए कूड़े में। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन साल 2008 में जब पहली बार दुनिया के सामने आई तो इसकी वैल्यू के बारे में किसी को भी अंदाजा नहीं था। शुरुआत में बिटकॉइन की कीमत महज 0.0008 सेंट ही हुआ करती थी और गिने चुने लोग ही इसे खरीदा करते थे। पर इंग्लैंड के जेम्स होल्स ने इसकी पोटेंशियल को पहचान लिया और इस IT वर्कर ने एक सॉफ्टवेयर के जरिए माइनिंग करके बेहद कम समय में 7500 बिटकॉइन इकट्ठा कर लिए। साल 2010 आते आते बिटकॉइन की वैल्यू 8 सेंट तक पहुंच गई, पर फिर भी यह अभी इतना आकर्षक नहीं हुआ था। सो जेम्स ने अपने जमा किए हुए बिटकॉइंस को उससे खर्च करने के लिए जरूरी सॉफ्टवेयर समेत एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में स्टोर किया और ड्राइव को कहीं रखकर भूल गए। साल 2013 में जेम्स ने उस हार्ड ड्राइव को गलती से कूड़ेदान में डाल दिया और ये छोटी सी गलती उनकी जिंदगी की आज तक की सबसे महंगी भूल साबित होने वाली थी। बेचारी की फूटी किस्मत पर तरस आ रहा है, क्योंकि 2013 ही वो साल था जब बिटकॉइन की कीमत ने असल मायनों में उड़ान भरनी शुरू की। अप्रैल तक बिटकॉइन की कीमत $220 तक पहुंच गई, जिससे जेम्स के कॉइन कलेक्शन की कुल कीमत अब 16.30 लाख हो चुकी थी और अपनी गलती के एहसास के लिए अब काफी देर हो चुकी थी। उसने लाखों की कीमत वाले बिटकॉइन से भरी उस हार्ड ड्राइव को पागलों की तरह शहर के सारे कूड़े घरों में ढूंढना शुरू किया, पर अफसोस कि आज तक कोई कामयाबी उसके हाथ न लग सकी। किस्मत बेचारी के जले पर मानो मिर्च रगड़ना चाह रही हो, क्योंकि 17 दिसंबर 2017 को बिटकॉइन की कीमत ने $19,783 की अविश्वसनीय ऊंचाई को छू लिया। इसका मतलब हुआ कि इंग्लैंड के किसी कूड़े घर में एक हार्ड ड्राइव पड़ी हुई है जिस पर करीब $14.8 करोड़ के बिटकॉइंस का भंडार छिपा हुआ है। 2030 तक बिटकॉइन की कीमत 3,87,000 तक पहुंचने की उम्मीद है, जिस हिसाब से उस हार्ड ड्राइव पर करीब $300 करोड़ के बिटकॉइन पड़े हुए हैं। क्या कुछ देर के लिए मुझे कोई अपना मेटल डिटेक्टर देगा भाई? बस यूं ही शहर में थोड़ा सा टहल कर आता हूं भाई। किसी की गलती से जागे किसी के भाग। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा बंदा हो जिसने हैरी पॉटर की मजेदार कहानियों के बारे में ना सुना हो। आम जनता को जादूगरी की दुनिया से रूबरू करवाने वाली ये दिलचस्प किताबें कुछ पब्लिशिंग कंपनीज को उनकी एक छोटी मगर आगे चलकर भारी नुकसान कराने वाली गलती उनको बार बार याद कराती होगी। हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन की पहली हैंड रिटन कॉपी को J.K. रोलिंग ने साल 1995 में कंप्लीट किया था। अपने दिमाग में मौजूद आइडियाज को कागज पर उतारने में उन्हें पूरे 5 साल की मेहनत लगी थी, पर यह तो उस बुक के मार्केट में आने की यात्रा का सबसे आसान हिस्सा था भाई। रोलिंग के एजेंट ने कई पब्लिशर से बात की और सोचा कि वे किताब को छापने के लिए आपस में लड़ पड़ेंगे, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 12 के 12 अलग अलग पब्लिशर्स ने राउलिंग की किताब को छापने से मना कर दिया, जो अंत में ब्लूम्सब्यूरी पब्लिशर्स द्वारा छापी गई। पहले तो ब्लूम्सब्यूरी ने किताब की केवल 534 प्रतियां ही छापी थी, लेकिन साल 1997 खत्म होते होते इस किताब की डिमांड कई गुना बढ़कर 70,000 कॉपीज को छू चुकी थी। फिलोसोफर्स स्टोन को पूरी दुनिया में बेस्ट सेलर के खिताब मिलने लगे और जल्दी ही इसे एक बेहद लोकप्रिय मूवी में भी कन्वर्ट कर दिया गया, जिसने जनता के बीच हैरी पॉटर के जुनून को और भी ज्यादा गहरा कर दिया। 2018 तक दुनिया भर में हैरी पॉटर बुक्स की 50 करोड़ से भी ज्यादा प्रतियां बिक चुकी थीं और पूरी की पूरी फ्रेंचाइजी की कीमत अब $2,500 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी थी। हैरी पॉटर सीरीज अब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच चुकी है, पर यह आज भी ब्लूम्सब्यूरी कंपनी के पब्लिशिंग ताज में जड़ा हुआ सबसे बेशकीमती नगीना है, जिसके बल पर उन्होंने मात्र 2020 में ही 162 मिलियन पाउंड से भी ज्यादा की कमाई की है।
जो 20 करोड़ डॉलर के बराबर है। बाप रे, मैं दावे से कह सकता हूँ कि हैरी पॉटर की पहली बुक को छापने से मना करने वाले वो 12 पब्लिशर जब भी अपनी उस गलती से होने वाले नुकसान के बारे में सोचते होंगे तो उनका जी जरूर मिचलाने लगता होगा। समुद्र में पलटा विशालकाय जहाज। सुबह तड़के 2 बज रहे थे और दिन था 8 सितंबर 2019 का, जब जॉर्जिया के तट से लगकर चल रही साउथ कोरियन शिप एमवी गोल्डन रे के चालक दल ने अनफन में रेस्क्यू अथॉरिटीज को कांटेक्ट किया। 656 फीट लंबाई वाली उनकी ये ट्रांसपोर्ट शिप एक तरफ झुकी जा रही थी और तमाम कोशिशों के बाद भी वो उसकी पोजीशन सही नहीं कर पा रहे थे। शाम होते होते 4200 चमचमाती ब्रांड न्यू हुंडई कारों से लदा हुआ ये जहाज पूरी तरह से लेट गया। सेंट साइमंस के तट पर एकदम बुरी तरह से ये फंस गया। 1 साल बाद अक्टूबर 2020 में इस दुर्घटनाग्रस्त शिप को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर तट से हटाने का काम शुरू हुआ और इस काम में VB-10,000 कही जाने वाली एक बड़ी सी क्रेन शिप का सहारा लिया गया। इस मशीन की 240 फीट ऊंची क्रेन ने 400 फीट लंबी जंजीर से बांधकर लेटे हुए जहाज को हल्का सा उठाया और उसे 8 छोटे छोटे हिस्सों में काट दिया। शिप को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के बाद उसके मलबे में 1 साल से फंसी कार्स एकदम साफ नजर आने लगी। शिप के टुकड़े देखने में भले ही बड़े दिलचस्प लग रहे हों, पर इनसे शिप के पलटने से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होती। मामले की तह तक पहुंचने के लिए एक जांच गठित की गई, जिसमें पता चला कि ये शिप डॉक में लोडिंग के वक्त ही तिरछी होना शुरू हो गई थी, क्योंकि ये अपनी 7000 कार्स की पूर्ण क्षमता से काफी कम वजन पर थी। लेकिन एक साइड एक्स्ट्रा वेट डालकर जहाज का वजन बैलेंस करने के बजाय क्रू ने कार्स की लैंडिंग जारी रखी। आखिरकार किसी तरह जहाज ने खुद को अपने आप बैलेंस कर लिया, पर आधे घंटे के बाद ही एक 20 डिग्री का मोड़ लेते वक्त मामला और ज्यादा बदतर हो गया। साफ था कि शिफ्ट में सेफ्टी प्रोटोकॉल का जमकर उल्लंघन किया गया था, पर फिर भी पता नहीं कैसे इसे बंदरगाह छोड़ने की इजाजत मिल गई। ये लापरवाही भरा फैसला आगे चलकर एक्सीडेंट का कारण बना, जिसके चलते इंश्योरेंस कंपनीज को 40 करोड़ डॉलर का सिर चकरा देने वाला क्लेम झेलना पड़ा। इतने ज्यादा पैसे की भरपाई करने की बात सुनकर तो किसी का भी मन डूबने लगेगा भाई। केकड़े ने निकाल दिया रेस्टोरेंट का दिवालिया। स्नो क्रैब में न जाने ऐसी कौन सी खास बात है कि अमेरिकन उस पर एकदम से फिदा रहते हैं। इन केकड़ों का जायकेदार नरम गोश्त खाने के लिए कस्टमर नोटों की गड्डियां उड़ाने को तैयार रहते हैं और सी फूड रेस्टोरेंट की मशहूर चेन रेड लॉबस्टर ने साल 2003 में इसी बात का फायदा उठाने का प्लान बनाया। उस साल उन्होंने एक ऑफर शुरू किया कि हमारे रेस्टोरेंट में आकर जितना मन करे केकड़े खाइए और सिर्फ $22.99 का बिल अदा कीजिए। कंपनी ने हिसाब लगाया कि ये दाम उनके $14.99 वाले बुफे से महज कुछ डॉलर ही ज्यादा था, पर कंपनी के लिए अच्छा मुनाफा बनाने के लिए काफी था। पर उनका यह आकलन पूरी तरह से गलत साबित होने वाला था। ऑफर शुरू होने पर यह पता चला कि $22.99 देकर बुफे खाने वाले ये लोग स्नो क्रैब के कुछ ज्यादा ही बड़े शौकीन थे। रेड लॉबस्टर ने हिसाब लगाया कि ज्यादातर लोग 2 प्लेट से कुछ इक्का दुक्का पीस ही ज्यादा खा पाएंगे, पर उन्होंने पाया कि कस्टमर उनके अंदाजे के मुकाबले 2 गुने ज्यादा केकड़े खा रहे थे। वजह यह थी कि केकड़े का गोश्त ज्यादा मोटा नहीं होता, सो पेट भरने के लिए कस्टमर को ज्यादा केकड़े खाने पड़ते हैं। केकड़े खाना बहुत ही झंझट वाला काम है और कस्टमर कुछ ज्यादा ही देर तक रेस्टोरेंट की टेबल को घेर कर बैठे रहते थे, यानी वे कुल मिलाकर अपना सारा पैसा अच्छे से वसूल कर लेते थे। वहीं रेड लॉबस्टर रेस्टोरेंट को इतना घाटा हो रहा था कि मानो वो पैसों को पानी की तरह बहा रहे हों। रेड लॉबस्टर का बुफे ऑफर इतना अच्छा था कि इंपोर्ट से आने वाले स्नो क्रैब की डिमांड अचानक से बढ़ गई, जिसके चलते उनके दामों में भी अच्छा खासा इजाफा हो गया। अपने ऑफर को पूरा करने की मजबूरी में रेस्टोरेंट को बढ़ी हुई कीमतों पर पहले से कहीं ज्यादा मात्रा में केकड़े खरीदने पड़े। इन सब के चलते कंपनी को मात्र 3 महीनों में $33 लाख का नुकसान हुआ। वॉल स्ट्रीट एनालिस्ट को जब कंपनी में हो रही मिसमैनेजमेंट और गड़बड़ी के बारे में पता चला तो उन्होंने कंपनी के शेयर की कीमतें घटा दी, जिससे कंपनी के कुल बाजार मूल्य में $40 करोड़ की भारी गिरावट आई। मैं दावे से कह सकता हूं कि रेड लॉबस्टर वाले अमेरिकी जनता की भूख को अब जिंदगी में कभी भी कम नहीं आंकेंगे। आरियाना 5 की फ्लाइट 501। 4 जून 1996 का दिन यूरोपियन स्पेस एजेंसी के इतिहास के सबसे बुरे दिनों में से एक माना जाता है। उस दिन यूरोप का सबसे बेहतरीन यान आरियाना 5 लॉन्च किया जाना था, जो बेहद कामयाब रह चुके आरियाना 4 का अगला वर्जन था। इस रॉकेट पर 4 बेशकीमती सैटेलाइट लदी हुई थी और रॉकेट के उड़ान भरने के महज 30 सेकंड के बाद ही किसी भारी गड़बड़ी के चलते उसके साथ ही हादसा हो गया।
2.3 मील की ऊंचाई पर पहुंचकर रॉकेट ध्वनि की रफ्तार से चल रहा था। तभी उस पर लगे इनबिल्ट कंप्यूटर ने पता नहीं क्यों ऑटो डिस्ट्रक्ट का बटन दबा दिया। देखते देखते रॉकेट और उस पर लदी 4 बेशकीमती सैटेलाइट विस्फोट के साथ धुएं, आग और मलबे के एक गुबार में तब्दील हो गईं। जाहिर है इस हादसे ने यूरोप को एक जोरदार झटका दिया और बाद में पता चला कि उसके कारण था सॉफ्टवेयर में होने वाली मात्र एक छोटी सी गलती। आरियाना 5 में इस्तेमाल किया जाने वाला सॉफ्टवेयर आरियाना 4 के पुराने सॉफ्टवेयर से ही विकसित किया गया था। बदकिस्मती से आरियाना 5 के ज़्यादा तेज चलने वाले इंजन में एक ऐसी कमी थी जिसे पिछले मॉडल्स में कोई भी नोटिस नहीं कर पाया था। कंप्यूटर द्वारा जनरेट किए जाने वाले नंबर उनकी अधिकतम क्षमता से कहीं ज़्यादा थे, जिसके चलते रॉकेट के बैकअप समेत सभी गाइडेंस और एल्टीट्यूड सिस्टम एकाएक धराशायी हो गए। लॉन्चर तेज झटके के साथ अपने रास्ते से भटका, जिसके कारण महत्वपूर्ण इलेक्ट्रिकल कनेक्शन टूट गए और ऑटो डिस्ट्रक्ट मोड चालू हो गया। इस छोटी सी गलती ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी को कुल $50 करोड़ के घाटे समेत रॉकेट पर लदी कीमती सैटेलाइट्स को भी भारी नुकसान पहुंचाया। सॉफ्टवेयर की गलती उसे करने वाले के हिसाब से भली छोटी रही हो, पर नासा वालों से पूछो कि असल में उन्हें इस हादसे का कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। B-2 बॉम्बर हुआ स्वाहा। हवाई हादसों की बात की जाए तो साल 2008 में दुर्घटनाग्रस्त होने वाले अमेरिकी B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर की टेस्ट फ्लाइट का मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। दुनिया के सबसे बेहतरीन मिलिट्री विमानों में से एक B-2 स्पिरिट ने गुआम के एंडरसन एयरबेस से उड़ान भरी। तभी अचानक से प्लेन का लेफ्ट विंग खतरनाक तरीके से नीचे की तरफ झुकने लगा। जब प्लेन को स्थिर करने की सारी कोशिशें नाकाम हो गईं, तो दोनों पायलट ने खुद को कॉकपिट रूप से इजेक्ट किया, जिसके कुछ ही सेकंड के बाद प्लेन क्रैश होने के कारण जलकर राख हो गया। खुशकिस्मती से दोनों पायलट एकदम सही सलामत बच गए और हादसे की जड़ तक पहुंचने के लिए एक हाई लेवल इंक्वायरी गठित की गई। इंक्वायरी में पता चला कि उस प्लेन के खुले हुए एयर डेटा सेंसर्स में टेक ऑफ से पहले होने वाली भारी बारिश के कारण पानी भर गया था, जिसके चलते फ्लाइट से पहले ली जाने वाली एयर प्रेशर रीडिंग वास्तव रीडिंग से कहीं ज्यादा आ रही थी। इस गड़बड़ी को सुधारने के लिए पानी से भरे सेंसर्स को फिर से कैलिब्रेट किया गया, लेकिन जब पायलट ने सेंसर के हीटर ऑन किए तो सारा पानी भाप बनकर उड़ गया। पर सेंसर पर नजर आने वाले रीडिंग्स अब वास्तविक रीडिंग से बहुत कम आ रहे थे। सेंसर द्वारा गलत डेटा दिए जाने के कारण फ्लाइट के अंदर कंप्यूटर ने पायलट्स को हवा की स्पीड से जुड़ी गलत जानकारी दे दी, जिसके चलते उन्होंने 153 मील प्रति घंटा की रफ्तार पर ही टेक ऑफ कर दिया, जबकि करना चाहिए था 166 मील प्रति घंटे की रफ्तार पर। टेक ऑफ करते ही प्लेन सेंसर्स की गलत एयर प्रेशर रीडिंग के कारण हवा में 30 डिग्री के ऊपर की तरफ उठ गया। टेक ऑफ का ये कोण किसी उड़ते हुए विमान के लिए बहुत ज्यादा था और रफ्तार जरूरत से कम होने के कारण जहाज हवा में लड़खड़ाकर क्रैश हो गया। लेकिन इस हादसे की वजह से जुड़ा हुआ सीरियस खुलासा अभी होना बाकी था। साल 2006 में प्लेन के क्रू और मेंटेनेंस स्टाफ को सेंसर की इस खामी का पता चल गया था, पर किसी ने भी उसे रिकॉर्ड करना मुनासिब नहीं समझा। एक छोटी सी गलती के चलते $140 करोड़ कीमत वाला बेहतरीन प्लेन देखते देखते स्वाहा हो गया। भाई मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यूएस मिलिट्री अपने आने वाले समय में ऐसी गलती को दोबारा होते हुए शायद कभी नहीं देखना चाहेगी। बेवकूफ़ी से तबाह हुए मीलों मील जंगल। शिकार का शौक रखने वाले नए नवेले शिकारी सर्जियो मार्टिनेज एक बार जब दक्षिणी कैलिफोर्निया के जंगलों में अक्टूबर 2003 के आसपास खो गए तो उन्हें पूरा यकीन था कि अब वे जिंदा नहीं बचेंगे। बेतहाशा होकर उन्होंने खोजी हेलीकॉप्टर्स का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए सैन डिएगो हिल्स के सूखे हुए जंगलों में 2 छोटी छोटी आग जला दी। आग से उठने वाले धुएं ने लोगों का ध्यान तो अपनी तरफ खींचा, लेकिन केवल गलत कारणों के चलते जल्दबाजी में बनाई गई ये सिग्नल फायर जोर से भड़क गई और देखते देखते तेज हवाओं के कारण पूरे के पूरे इलाके में फैलने लगी। जल्दी ही जंगल की आग 3600 एकड़ प्रति घंटा की रफ्तार से फैलने लगी, यानी प्रति घंटे 2700 फुटबॉल मैदान के बराबर क्षेत्रफल वाले घने पहाड़ी जंगल जलकर राख हो रहे थे। 4 नवंबर को जाकर जब आग बुझी तो 2,73,000 एकड़ जंगल तबाह हो चुके थे। एक इतना बड़ा इलाका कि उसमें पूरा का पूरा हांगकांग समा जाए। इस हादसे में कुल 2820 मकान और इमारतें तबाह हुए और 15 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। यह आग आज भी कैलिफोर्निया के इतिहास की सबसे भीषण जंगली आग मानी जाती है। इतनी बड़ी लापरवाही दिखाने के बावजूद मार्टिनेज को केवल 6 महीनों की ही वर्क फर्लो सुनाई गई। साथ ही कुल 960 घंटे सामुदायिक सेवा करने का भी आदेश मिला। मार्टिनेज की गलती के चलते उन्हें खुद तो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को कुल मिलाकर $100 करोड़ चुकाने पड़े। आज के हिसाब से करीब $148 करोड़ के बराबर। अगर मार्टिनेज का घर आग में जलकर राख न हुआ होगा तो वो भी शर्तिया तौर पर जल्द से जल्द कैलिफोर्निया छोड़कर कहीं और जा बसे होंगे। कर्क सबमरीन की त्रासदी।
साल 2000 की बात है जब शांति काल में होने वाली आज तक की सबसे बड़ी सबमरीन दुर्घटना रूस के तट के पास घटी। 18,000 टन वाली परमाणु सबमरीन कर्क बेरेंट्स सी में एक अभ्यास में व्यस्त थी। तभी अचानक से एक भीषण धमाके ने पूरे के पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। उसके कुछ ही मिनट बाद उससे भी भयानक एक दूसरा विस्फोट सुनाई दिया, जिसके चलते 508 फीट लंबी सबमरीन के बो के अगले हिस्से में एक बड़ा सा होल हो गया। ये डैमेज सीरियस था और सबमरीन पानी में 350 फीट नीचे गहराई में डूब गई। चालक दल के 118 सदस्यों में से केवल 23 ही विस्फोट में जिंदा बच पाए और वे सभी सैकड़ों फीट गहरे पानी में धंसे हुए थे। पर अफसोस कि पानी में फंसे सैनिकों तक मदद समय रहते न पहुंच सकी और वे सभी मारे गए। रूसी अधिकारियों से जब इस घटना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने किसी विदेशी सबमरीन से होने वाली टक्कर या पानी में पड़े द्वितीय विश्व युद्ध काल के किसी लावारिस बम को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन सच आखिरकार सामने आ ही गया। रूसी नौसेना का एक इंक्वायरी बोर्ड इस नतीजे पर पहुंचा कि कर्क सबमरीन में रखी 65-75A सुपर हैवीवेट टॉर्पीडो में से एक वेल्डिंग में कुछ फॉल्ट होने के कारण लीक होकर अपने चैम्बर में वो फट गई। दूसरी टॉर्पीडो की तरह 65-76A में भी पानी के नीचे ईंधन के तौर पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज किया जाता था। ये एक ऐसा कंपाउंड है जो रिएक्शन को बढ़ावा देने वाले किसी तत्व के संपर्क में आते ही बड़ा विस्फोटक हो जाता है, और इस मामले में वो तत्व था टॉर्पीडो ट्यूब पर लगी तांबे की परत। ईंधन में आग लगने से सबसे पहला विस्फोट टॉर्पीडो के इंजन में हुआ, जिसके बाद शिप पर रखे सारे के सारे असले अपने आप ही आपस में फायर हो गए। सबमरीन के बचे खुचे ढांचे को सतह पर लाने में कुल 14 महीने का समय और $7 करोड़ का खर्च आया। लेकिन ये नुकसान सबमरीन को बनाने में खर्च होने वाले $100 करोड़ या आज के हिसाब से $176 करोड़ और 6 साल का महत्वपूर्ण एक्सपीरियंस खो जाने के मुकाबले कुछ भी नहीं था। मुझे उम्मीद है कि वेल्डिंग में होने वाली गलती के लिए जिम्मेदार शख्स को भी नौकरी से जरूर फायर कर दिया गया होगा, और टॉर्पीडो ट्यूब में रखकर फायर किया गया हो तो फिर क्या ही कहने। समुद्र में समाया डीप वाटर होराइजन। 20 अप्रैल 2010 वाले दिन एक तेज धमाके ने डीप वाटर होराइजन ऑयल रिग को हिला कर रख दिया, जो लुइसियाना के तट से 41 मील दूर समुद्र में स्थित था। इस हादसे में रिग पर काम करने वाले 11 वर्कर मारे गए और 17 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हुए। पर फिर भी ये इस हादसे की सबसे बड़ी भयानक बात नहीं थी। ऑयल रिग से रिश्ता हुआ तेल मैक्सिको की खाड़ी में तेजी से फैलने लगा, जिसकी अधिकतम रफ्तार 60,000 बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गई थी। यानी इतना तेल कि 4 ओलंपिक स्विमिंग पूल लबालब भर जाएं, वो भी हर 24 घंटे। कच्चे तेल के जहरीले काले कीचड़ ने अमेरिकी तट के 1100 मील लंबे हिस्से को प्रदूषित कर दिया और इसे जल्दी ही मानव इतिहास की सबसे बड़ी ऑयल स्पिल का खिताब मिला। पर आपको बता दें, यह हादसा पूरी तरह से टाला जा सकता था। ट्रांस ओशियन कंपनी से ब्रिटिश ऑयल कंपनी BP द्वारा किराए पर ली गई ये रिग समुद्र की सतह से 5000 फीट नीचे स्थित पत्थरों के 1800 फीट नीचे स्थित तेल के भंडार के ठीक ऊपर इंस्टॉल की गई थी। BP ने कुछ समय पहले ही कॉन्ट्रैक्टर हैलिबर्टन को समुद्र तल पर स्थित कुएं के मुंह को सील करने का जिम्मा दिया गया था, ताकि कुछ दिनों के लिए प्रोडक्शन रोका जा सके। कॉन्ट्रैक्टर ने इस काम के लिए हाइड्रोजन फोम सीमेंट मिक्स का इस्तेमाल किया, पर दोनों ही कंपनी जानती थी कि यह पदार्थ इस काम के लिए ज्यादा स्टेबल नहीं है। उस मिक्सचर पर किए गए 4 में से 3 टेस्ट में सामने आया कि ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स पर खरा नहीं उतरता। फिर भी दोनों कंपनीज उसे इस्तेमाल करने पर राजी हो गई। सील करने वाला मटेरियल उचित न होने के कारण कुएं से गैस और तेल रिसने लगा, और एक के बाद एक कई सेफ्टी फीचर्स फेल होने के कारण कच्चा तेल जबरदस्त प्रेशर के साथ ऊपर रिग तक आया और भयानक विस्फोट के साथ जल उठा। इस भयानक धमाके के कारण रिग 2 दिनों बाद समुद्र में समा गई और क्लीन अप क्रू को अपना काम खत्म करने में पूरे 3 साल का समय लग गया। इस हादसे के चलते ब्रिटिश पेट्रोलियम को बहुत भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ा। सबसे पहले तो उन्होंने हादसे से प्रभावित लोगों के लिए $2000 करोड़ का एक फंड सेटअप किया, लेकिन अगले साल समुद्र की साफ सफाई, रिकवरी और लीगल फीस मिलाकर कुल खर्चा $6340 करोड़ तक पहुंच चुका था। रही सही कसर पूरी करते हुए अमेरिकी सरकार ने ब्रिटिश पेट्रोलियम पर किसी एक कंपनी पर लगाया जाने वाला आज तक का सबसे बड़ा जुर्माना ठोक दिया, जो कुल मिलाकर $2080 करोड़ के बराबर था। इस हादसे की वजह से होने वाले कंपनी के सारे खर्चों को एक साथ जोड़ा जाए तो कुल नुकसान का आंकड़ा $10,420 करोड़ के पार पहुंच जाता है। माना कि इस हादसे से पर्यावरण को होने वाले भारी भरकम नुकसान के लिए इतनी भरपाई काफी नहीं है, पर उम्मीद है कम से कम ये नुकसान कंपनी को इस तरह के मामलों में आगे और भी सावधानी बरतने के लिए प्रेरित जरूर करेगा।
ब्लॉकबस्टर वालों को महंगी पड़ी छोटी सी गलती। नेटफ्लिक्स कंपनी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग जगत में हमेशा से ही उतनी कामयाब नहीं थी जितनी वो आज है। टाइगर किंग, स्ट्रेंजर थिंग्स और मनी हाइस्ट के आने से पहले के जमाने में नेटफ्लिक्स अमेरिका में मेल सिस्टम के जरिए किराए पर डीवीडी देने या डीवीडी रेंटल का काम किया करती थी। कंपनी की स्थापना 1997 में हुई थी और ये दुनिया की सबसे पहली ऑनलाइन डीवीडी रेंटल सर्विस थी। उस वक्त उसमें महज 30 लोग काम करते थे और रेंटल कैटलॉग में सिर्फ 935 टाइटल ही अवेलेबल थे। 1999 में नेटफ्लिक्स ने अपनी सब्सक्रिप्शन सर्विस शुरू की और इन्वेस्टर्स के जरिए कंपनी $3 करोड़ की फाइनेंसिंग पाने में भी कामयाब रही। उस वक्त कंपनी घाटे में चल रही थी, फिर भी उसे अपने बिजनेस मॉडल पर इतना कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने ब्लॉकबस्टर कंपनी को 5 करोड़ में नेटफ्लिक्स बेचने का ऑफर दे दिया। उस समय ब्लॉकबस्टर कंपनी होम वीडियो रेंटल की दुनिया का बेताज बादशाह थी, जिसके पास करीब 9,000 स्टोर और चरम पे पहुंचने पर $500 करोड़ की मार्केट वैल्यू थी। सो उन्होंने शायद हुरूर में आकर ये ऑफर ठुकरा दिया, पर आगे चलकर ब्लॉकबस्टर वाले अपने इस फैसले पर बहुत ही ज्यादा पछताने वाले थे। कुछ सालों बाद दुनिया वीडियो कैसे छोड़कर डीवीडी की तरफ बढ़ गई और फिर उसे भी छोड़ ऑनलाइन स्ट्रीमिंग को अपना लिया। नेटफ्लिक्स ने एकदम सही समय पर इस चीज का फायदा उठा लिया। नेटफ्लिक्स का मुकाबला करने के लिए साल 2004 में ब्लॉकबस्टर ने भी अपनी ऑनलाइन डीवीडी रेंटल सर्विस लॉन्च की, पर ऑनलाइन मार्केट में नेटफ्लिक्स पहले ही बाकियों से कहीं आगे थी। फिर 2007 में नेटफ्लिक्स ने अपना खुद का ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जो कि साल 2000 आते आते दुनिया के कई देशों में देखा जाने लगा। लेकिन शायद ब्लॉकबस्टर का दौर अपने खात्मे की तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि अब इक्का दुक्का लोग ही स्टोर में जाकर किराए पर डीवीडी लेते थे। ब्लॉकबस्टर के राजस्व में भारी गिरावट आने लगी और साल 2010 में जब कंपनी ने दिवालियापन के लिए अर्जी डाली तो उसकी कुल मार्केट वैल्यू पहले के मुकाबले कई गुना कम या सिर्फ $24 मिलियन ही रह गई थी। वहीं नेटफ्लिक्स एक कंपनी के तौर पर बहुत ही अच्छे से फल फूल रही थी। साल 2020 में जब कोरोना के कारण दुनिया भर में लॉकडाउन लगा तो 190 देशों में सेवा देने वाली नेटफ्लिक्स उसकी कुल कीमत $19,400 करोड़ पहुंच गई, जो कि ब्लॉकबस्टर कंपनी के अधिकतम बाजार मूल्य के मुकाबले 38 गुना ज्यादा थी। वहीं ब्लॉकबस्टर के मालिक लोग आज भी जब नेटफ्लिक्स पर कोई कॉमेडी शो देखते होंगे तो उनकी आंखों में एक बार आंसू जरूर आते होंगे। कोबे का विनाशकारी भूकंप के झटके झेलना जापान वालों के लिए एक बड़ी ही आम बात हो चुकी है, क्योंकि ये देश 4 अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स के मिलन बिंदु पर स्थित है। इन प्लेट्स के लगातार एक दूसरे से रगड़ खाने के कारण जापान में हर साल करीब 1500 भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। 1700 के दशक से लेकर अब तक 8.6 मैग्नीट्यूड वाले बहुत से विनाशकारी भूकंप जापान के कई शहरों को सपाट और दसियों हजार नागरिकों का जीवन समाप्त कर चुके हैं। इसलिए जापान के शहरी प्लानर और इंजीनियर महत्वपूर्ण ढांचों में लगातार अपडेट और सुधार करते रहते हैं ताकि वे तेज भूकंप के झटके आसानी से झेल सकें। पर अफसोस की इमारतों में निरंतर सुधार करने की आदत पहले चलन में नहीं थी। 17 जनवरी 1995 को सवेरे 5:46 पर 6.9 मैग्नीट्यूड के एक भयंकर जलजले ने पश्चिमी जापान के हशीन इलाके को एकदम से तबाह करके रख दिया। महज 20 सेकंड चलने वाले इस भूकंप ने कोबे शहर को लगभग पूरी तरह से सपाट कर दिया। इस हादसे में 12,000 से ज्यादा इमारतें क्षतिग्रस्त हुई, जिनमें से आधे से ज्यादा तो पूरी तरह से धराशायी होकर जमीन पर आ गिरी। सबसे बड़ा नुकसान तो यह हुआ कि कोबे और ओसाका शहरों को आपस में जोड़ने वाला हशीन एक्सप्रेस कई जगह पर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। एक्सप्रेसवे को सपोर्ट करने वाले कंक्रीट के मोटे मोटे सिंगल पिलर जमीन के पास टूट जाने के कारण एक्सप्रेसवे के कई लंबे लंबे हिस्से पलटकर जमीन पर आ गिरे थे। पड़ताल में सामने आया कि इस विशालकाय एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का विकास करीब 30 साल पहले हुआ था, जिसका निर्माण 60 के दशक में इस्तेमाल किए जाने वाले आउटडेटेड भूकंप कोड पर आधारित था। भूकंप आने से पहले एक्सप्रेसवे की अच्छे से मरम्मत के प्लान पर विचार किया जा रहा था, पर उसके लिए अब काफी देर हो चुकी थी। भूकंप से होने वाला नुकसान मात्र उस इलाके में ही $20,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया। आगे चलकर ये इलाका भूकंप से होने वाली क्षति से पूरी तरह से उभर आया, पर अब वो हादसा लोगों के ऊपर ऐसी छाप छोड़कर गया है कि वे अब भी भूकंप से जुड़े कंस्ट्रक्शन नियमों को जरा भी हल्के में नहीं लेते। क्या आप भी भारी नुकसान पहुंचाने वाली ऐसी किसी गलती से वाकिफ हैं जिसे महज थोड़ी सी सावधानी बरतकर आसानी से टाला जा सकता था? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपना जवाब जरूर दें। क्या पता भविष्य में हम उस पर कोई वीडियो बना दें। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।